जितना भी आदिवासी बनने की चाहत रही है, ये राजनीति के लिए है। ये घाटशिला चुनाव आपको दिखा देगा, क्योंकि एक तरफ कुर्मी समुदाय कह रहा है कि हम संवैधानिक तरीके से ही संविधान का बहिष्कार करेंगे, और दूसरी तरफ देख लीजिए कि राजपाट के लालची लोग अपना ही वहां पर जेल कैंप के द्वारा, देख लीजिए, कुर्मी नहीं है क्या जेल कैंप पे सुप्रीमो ने पार्टी से निकाला था और कहा था कि ये जो निशा भगत है अमर्यादित काम कर रही है। क्या वो मर्यादित काम करने गए थे? रेल टेकने के लिए, डहर छेकने के लिए? किसी को आप उकसाएंगे तो क्या किसी का मर्डर कर दीजिएगा? जो संविधान में नहीं है वो कह दीजिएगा? जो संविधान के खिलाफ जा रहा हो उसको सपोर्ट करने वाला एक अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक हमारे झारखंड को कैसे बचा सकता है? एक स्वार्थ की राजनीति करने वाला कैसे वो अपने आप को कह सकता है कि मैं जनता के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा हूँ? लेकिन आज ऐसा कौन सा राजनीति कर रहे हैं कि आप कहते हैं एक तरफ से बिहारी भगाओ और जाकर के बिहार में चुनाव लड़ते हैं, और वहां देख लीजिए कि वहां जाके खुदे माला पहन रहे हैं। तो इनसे ये पता चलता है, मानसिकता का पता चलता है। ये कुर्मी आंदोलन में उतरे, मुझे पार्टी से निकाले, ये पर्सनल खुंदक नहीं है। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। कुर्मी आंदोलन में आके अपना चेहरा चमकाते हैं, टूटल पैर रहता है, उसमें देख लीजिए स्लाइम भी चढ़ते हुए जाता है। इतना भावी और इतना मतलब अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं जो अभी से वो, कि हम आदिवासी बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो जो युवा लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। 14 तारीख के बाद में 15 तारीख को, 15 नवंबर जो है, भगवान बिरसा मुंडा जी जो झारखंड में उनका जन्म हुआ है, उनके जन्म जयंती के अवसर पर देखिएगा कि कितने राजनेता, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के, मुझे लगता है राष्ट्रपति से लेकर के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके तस्वीर में माल्यार्पण करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, उनके पोते से, उनका परिवार के साथ में लोग आकर के फ़ोटो तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन कभी उनके परिवार के लिए एक आवास तक आवंटन नहीं है। तो आप किस झारखंड राज्य की बात कर रहे हैं? जिस समय में बाबा पंखराज जिस वर्तमान परिवेश में सांसद थे, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, पूछिएगा जरा उनसे, वो आज भी कांग्रेस में है, उनकी सुपुत्री, उनसे पूछिएगा कि 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया तो आज तक आप मंत्री रही, विधायक रही, क्यों सवाल नहीं उठाया आपने, और क्यों नहीं लागू करवा पाए संवैधानिक तौर पे? क्योंकि आपको जनता ने चुना था, आपके पिता का यह सपना था कि आदिवासी अस्मिता पे मौन नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कारण हो गया? क्या वो डिजाइन स्टडियों के द्वारा प्रायोजित है? तो कौन हमारा हक छीन रहा है? आदिवासी, ये लोग कहते हैं मूर्ख प्राणी, जो लोग ईसाइयों के दलाल प्रवृत्ति के लोग, ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं को क्यों नहीं कहती है निशा भगत, हिंदुओं को क्यों नहीं कहती है? क्या हिंदू समाज के लोग हमारा आरक्षणकार हैं? ये लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिंदू समाज में अगर कोई मंदिर चला जा रहा है तो क्या हिंदू लिख दे रहा है? ये लोग ईसाई लिख रहे हैं, इस बात को समझना होगा। और कुर्मी समुदाय की जो बात हो रही है और इस घाटशिला की चुनाव की बात हो रही है, तो सारा प्रकरण समाज से जुड़ा होता है। जिस समाज में अगर नेतागण समाज को खुश नहीं रख पाए, जिस समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए हेमंत सोरेन जी और कई दिग्गज नेताओं ने कुर्मी समुदाय को कुर्मी आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए जो सिग्नेचर करके, पारित करके भेज दिया इन्होंने, ये अपने दोहरा चरित्र को दिखाते हैं। इनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब। किसका लगता है कि कैसा रहेगा? जिस सरकार में जमीनों का सबसे ज्यादा घोटाला हुआ हो और जमीन के लिए लाल घर का मुंह देखना पड़ा हो जिस सीएम को, वो उसमें प्रमाण देने की मुझे क्या आवश्यकता पड़ सकती है? आज देख लीजिए, जिस समय में सीएम साहब लाल घर गए थे तो जमीन के विवाद में गए थे, और जब वो उनकी पत्नी ने रो रो के कहा था कि मैं आपके बेटा को जेल ले गया है और वो निर्दोष है, तो ये भारत का संविधान किसी निर्दोष को जेल भेजने का काम नहीं करता है। मैं अपने समाज के साथ हूँ। मैं ना कोई बीजेपी के साथ हूँ, ना कांग्रेस के साथ हूँ, ना जेएमएम के साथ हूँ। कोई माय का लाल, कोई राजनीतिक दलाल ये नहीं कह सकता है कि निशा भगत को मैंने ये कहा तब वो कर रही है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त जो मेरे साथ बैठी है ना निशा भगत, ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। जब किसी मंच पर चढ़ती हैं तो गरजती हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं, मुखर अंदाज के लिए जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है निशा जी।
और घाटशिला उपचुनाव है, उसको लेकर चाहूंगी कि आप भी कुछ कहें। हर बहती गंगा में हर नेता, हर पार्टी हाथ धो रही, तो हम सोचे भाई निशा भगत से भी जानते हैं कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर क्या सोच रही हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूंकि राजनीति करने वाले आज तक अपने चेहरे चमकाने के लिए या फिर अपने कुर्सी के लिए, अपने लोभ और लालच के लिए लोगों ने जनता को गुमराह किया है, जबकि इस संविधान के तहत, इस लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई ये सरकार में, चाहे वो मुखिया हो देख लीजिए, चाहे वो जिला परिषद देख लीजिए, चाहे विधायक देख लीजिए, चाहे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद आज आदिवासी अस्मिता हमारे झारखंड में हाशिए पे है। जिस तरीके से संविधान को मानने वाले लोग जिस तरीके से आज घाटशिला चुनाव में प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं, तो सबसे चिंता का विषय आज हमारे झारखंड की जनता के लिए है कि हमें नेता किसको चुनना है। चूंकि आज भी हमारे 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस झारखंड राज्य में अनुच्छेद 244 के तहत आने वाला ये रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला ये झारखंड राज्य में आज भी आदिवासी समुदाय हो चाहे मूलवासी जो है, लगातार बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। शिक्षा की कमी है, सड़कें नहीं है, रोड नहीं है। आप देखिए लगातार ये जो मैया सम्मान योजना की जो बात कर रहे हैं, ये लोग लगातार पलायन है हमारे झारखंड से, और हमारी बहन बेटियां जो हैं, जो उम्मीद करती हैं कि इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि झारखंड का जो आदिवासी मुख्यमंत्री बेटा है, आदिवासियों के बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। लेकिन ये शर्म का विषय है। हमने चुना था एक विश्वास से उनको, माननीय हेमंत सोरेन जी को, लेकिन आज हमारे विश्वास के साथ वो खड़े नहीं हैं। आज हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे बहु बेटियों के ऊपर में बलात्कार का केसेस जो बढ़ गया है, हत्याएं हो रही हैं। हमारे झारखंड में अपराध अनियंत्रित है। यहाँ फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। जब भी आदिवासी समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षा की बात करता हो, विकास की बात करता हो, तो उनकी आवाज़ को दबा देने के लिए झारखंड सरकार में बैठे हुए जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कि चाहते हैं कि यहाँ की खनिज संपदा जो है कि झारखंड से बाहर अवैध के रूप में जाए, उनका बोलबाला है और लगातार आदिवासियों का शोषण हो रहा है। इस झारखंड राज्य में देखिएगा कि यहाँ कोयला है, खनिज है, संपदा है। यहाँ का 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में सबसे पहले ये पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए था। अगर पेशा कानून अगर लागू हो जाता, पेशा अधिनियम 1996 लागू ना होने देने के लिए देख लीजिए कितनी अड़चने आई। धर्मांतरित किए हुए ईसाइयों के द्वारा लगातार प्रेशर रहा है कि ये पेशा अधिनियम कानून एक्ट जो है संशोधन हो। आप लगातार लड़ती रहती हैं, पेशा की बात करती हैं, सरना कोड की बात करती हैं, धर्मांतरण की बात करती हैं, लेकिन ये आप तक ही सीमित रह जा रहा है। आदिवासियों के लिए और भी लोग आवाज उठा रहे हैं, हम 2-4 नाम भी बता सकते हैं। वो लोग इन मुद्दों को नहीं बोलते। मैं ज्योत्सना किरकेटा की बात करूंगी। ज्योत्सना रेल टेका कुर्मी एसटी वाले मुद्दे को बहुत जोर शोर से तूल देती हैं, लेकिन इन जो 3 आपने धर्मांतरण बोला, पेशा बोला, सरना बोला, इन सब पे वो बात नहीं करती हैं। इसके अलावा और भी जितने आदिवासी समाज के नेता हैं, वो भी अमूमन रेल टेका कुर्मी को एसटी में शामिल करना है, नहीं करना, इसी मुद्दे को तूल देते हैं। सिर्फ निशा भगत को ही ये बाकी के धर्मांतरण वाले मुद्दे को लेकर आपको कई बार खुद के पार्टी के लोगों से ही अपमानित भी होना पड़ा है। पिछला अगर इंसिडेंस हम याद करें तो आपको मंच पर से उतार दिया गया था, काफी भावुक भी हो गई थी। उसके लिए कई लोगों ने आवाज भी उठाई आपके लिए। देखिए, ये पार्टी विशेष की बात नहीं है, और जहाँ तक बात है किसी व्यक्ति विशेष की, तो आप भी एक पत्रकार होने के नाते इस भारत के चौथे स्तंभ की आप भी एक अहम भूमिका निभाती हैं, और हर इंसान का बेबाकी से आप इंटरव्यू ले सकती हैं। आप ज्योत्सना बहन से पूछिए कि वो इस विषय में क्यों नहीं बात कर रही हैं, उनके मन में क्या विचार है, ये नहीं जानती हूँ मैं। शायद मुझे लगता है कि आपको पूछना चाहिए कि मैं जिस विचारधारा की बात कर रही हूँ, बाबा पंखराज जी की बात कर रही हूँ। अभी देख लीजिएगा कि 14 तारीख के बाद में 15 तारीख को, 15 नवंबर जो है, ये हमारे लिए, हमारे आदिवासी समुदाय के लिए, हमारे झारखंड राज्य के लिए एक अहम दिन है। झारखंड राज्य अलग हुआ, साथ ही साथ जो भारत में जिस वीर सपूत को जाना जाता है, भगवान बिरसा मुंडा जी, जो झारखंड में उनका जन्म हुआ है, उनके जन्म जयंती के अवसर पर देखिएगा कि कितने राजनेता, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के, मुझे लगता है राष्ट्रपति से लेकर के,
हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके अ, तस्वीर में माल्यार्पण करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, उनके पोते से उनका परिवार के साथ में लोग आकर के फ़ोटो तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन कभी उनके परिवार के लिए एक आवास तक आवंटन नहीं है। तो आप किस झारखंड राज्य की बात कर रहे हैं और किस राजनेताओं की बात कर रहे हैं? आप पूछिएगा ज़रा कि जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने, जो बिरसा डेविड कैसे हुए और उनका धर्मांतरण कैसे किया गया, किस लोभ और किस लालच में किया गया, तो आप भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास पढ़िएगा। और दूसरी बात रही कि यहाँ के राजनीतिज्ञों की बात आती है और 17 तारीख का इंसिडेंट आता है, तो आप भारत के चौथे स्तंभ में गिने जाने वाले वो बेबाक पत्रकार अगर होंगी, तो बाबा पंखराज जी की सुपुत्री, उनसे पूछिएगा कि बाबा पंखराज जी को 20 साल की काली रात के बारे में क्यों लिखना पड़ा। और उन्होंने वर्तमान जिस समय में बाबा पंखराज जिस वर्तमान परिवेश में सांसद थे, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, पूछिएगा जरा उनसे, वो आज भी कांग्रेस में है उनकी सुपुत्री, उनसे पूछिएगा कि 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया, तो आज तक आप मंत्री रही, विधायक रही, क्यों सवाल नहीं उठाया आपने और क्यों नहीं लागू करवा पाए संवैधानिक तौर पे? क्योंकि आपको जनता ने चुना था, आपके पिता का यह सपना था कि आदिवासी अस्मिता पे मौन नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा कारण हो गया? क्या वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रायोजित है? अच्छा आपको निशा जी, पूछना होगा, ये मंत्रियों से पूछना होगा, यहाँ के विधायकों से पूछना होगा कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि विदेशी धर्म को मानने वाले लोग आज 28 सीट जो हमारा इस संवैधानिक तौर पे जो रिजर्व है, उसमें 10 सीट में धर्मांतरित ईसाइयों का कब्जा है। क्या हम रूढ़िवादी कमजोर हो रहे हैं क्या? ये सवाल तो बनता है बिल्कुल हमारा। बनता है, बिल्कुल। और देश की यही खूबसूरती है ना कि चाहे आप रहें या कोई भी रहे, सवाल ज़रूर खुल के पूछ सकता है। आपकी शिकायतें अमूमन अभी तक मैंने जितनी सुनी है सरकार से ही हैं। तो बिल्कुल। तो अगर सरकार की बात करें तो चलिए घाटशिला उपचुनाव पे मैं वापस आ रही हूँ। घाटशिला उपचुनाव में चलिए आप इसका मतलब आप सरकार से नाराज़ हैं तो जेएमएम से नाराज़ हैं। बिल्कुल, तो मैं चंपई जेएमएम से सोरेन जी से कैसा रहा है भाजपा देखिए का? देखिए, मैं बीजेपी को भी लगातार ट्रोल करती हूँ। पता नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो झारखंड में वाक़ई नहीं चाहते हैं कि झारखंड समृद्ध हो। झारखंड जो जल-जंगल ज़मीन के द्वारा जाना जाता है, ये फॉरेस्ट लैंड के में जाना जाता है। ये वाक़ई विकास के नाम पे हमारे जल-जंगल ज़मीनें जो हैं हमारी सारी अस्तित्व को छीनने का काम जो वर्तमान की सरकार और यहाँ की जो विधायक और मंत्री हैं वो करने का काम कर रहे हैं। और मैंने ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं कहा है, अच्छा आप मैंने अभी बीजेपी को भी गाली दिया है। अगर बीजेपी की सरकार थी तो पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू क्यों नहीं किया गया? सीएनटीएसपीसी एक्ट का उल्लंघन लगातार क्यों किया गया? भाई उन्होंने नहीं सबसे किया, बड़ी आज ही बात। तो बोला, आज का बयान है चंपई सोरेन जी का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपने हेमंत सरकार का भी अभी दौर देखा है, आपने चंपई दा का भी देखा होगा, चूंकि आप यहाँ से हैं मैं यहाँ से नहीं हूँ, तो आपने दोनों का देखा है। तो तो किसका जिस लगता सर है कि देख कैसा लीजिए रहेगा? कि जिस सरकार में हम्म, ज़मीनों का सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ हो और ज़मीन के लिए लाल घर का मुँह देखना पड़ा हो जिस सीएम को, वो उसमें प्रमाण देने की मुझे क्या आवश्यकता पड़ सकती है? आज देख लीजिए, जिस समय में सीएम साहब लाल घर गए थे तो ज़मीन के विवाद में गए थे। और जब वो उनकी पत्नी ने रो-रो के कहा था कि मैं आपके बेटा को न जेल ले गया है और वो निर्दोष हैं, तो ये भारत का संविधान किसी निर्दोष को जेल भेजने का काम नहीं करता है। तो ये जग जाहिर है, ये उजागर है। मैं कोई यानी बीजेपी का खुलकर आप पक्षधर उधर नहीं हूँ। मैं अपने समाज के साथ हूँ। मैं ना कोई बीजेपी के साथ हूँ, ना कांग्रेस के साथ हूँ, ना जेएमएम के साथ हूँ। कोई माय का लाल, कोई राजनीतिक दलाल ये नहीं कह सकता है कि निशा भगत को मैंने ये कहा तब वो कर रही है। ये आदिवासी अस्मिता का सवाल है, ये हमारा जल जंगल जमीन की लड़ाई है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का ये सपना था कि हमारा जल जंगल जमीन को बचाना, धर्मांतरण को रोकना है। क्या बाबा पंखराज ने धर्मांतरण के लिए बात नहीं उठाई थी? अब पूछिएगा उनकी सुपुत्री से कि 348 सांसदों ने साइन किया था कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार हिल गई थी। कांग्रेस की सरकार जाते जाते रही। किस तरीके से मैनेज किया होगा हमारे वीर शहीदों के विचारों पे चलने वाले बाबा पंखराज जी को कैसे उन्होंने दबाया होगा, ये आप परिकल्पना भी नहीं कर सकती हैं। अभी आप 348 सांसद कम नहीं होते हैं। आप इन सब को लेकर अभी चतरा और इन सब में है, घाटशिला में स्टार प्रचारक बहुत जा रहे हैं।
तो निशा भगत जी को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग हैं, देखिए आदिवासी जगह है। देखिए हमारे समुदाय में कोई निशा भगत स्टार नहीं हो सकती, या फिर कोई फलाना चिलाना स्टार नहीं हो सकता है। आदिवासी एक ऑलरेडी ब्रांड है और स्टार की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो नेता कह रहे हैं कि ये मैं स्टार हूँ, वो ब्रांड हूँ, ये सब पार्टी के वो लोग हैं जिन पे एक माथे पे स्टाम्प लगा है कि बीजेपी और जेल के जेएमएम और फलाना चिलाना पार्टी का ये टैग लगे हुए लोग हैं। लेकिन आदिवासी तो ऑलरेडी, आदिवासी को समझने में समय लगा। आप आदिवासियों को समझिए। जो लोग कहते हैं कि आदिवासियों का आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है। हमारे जो आरक्षण है उनको धर्मांतरितों के द्वारा और लगातार इस संविधान को खिलवाड़ करने वाले, आप देखती होंगे कि जो बांग्लादेशी आ रहे हैं तो अलग अलग लोग घुसपैठी आ जा रहे हैं। तो कौन हमारा हक छीन रहा है? आदिवासी, ये लोग कहते हैं मूर्ख प्राणी, जो लोग ईसाइयों के दलाल प्रवृत्ति के लोग, ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं को क्यों नहीं कहती है निशा भगत, हिंदुओं को क्यों नहीं कहती है? क्या हिंदू समाज के लोग हमारा आरक्षण खा रहे हैं? ये लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिंदू समाज में अगर कोई मंदिर चला जा रहा है तो क्या हिंदू लिख दे रहा है? ये लोग ईसाई लिख रहे हैं। इस बात को समझना होगा। और कुर्मी समुदाय की जो बात हो रही है और इस घाटशिला की चुनाव की बात हो रही है, तो सारा प्रकरण समाज से जुड़ा होता है। जिस समाज में अगर नेतागण समाज को खुश नहीं रख पाए, जिस समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए हेमंत सोरेन जी और कई दिग्गज नेताओं ने कुर्मी समुदाय को कुर्मी आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए जो सिग्नेचर करके पारित करके भेज दिया इन्होंने, ये अपने दोहरा चरित्र को दिखाते हैं। इनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। आप घाटशिला नहीं गई हैं, लेकिन वहां की जनता के बीच में हम गए। हमारी टीम लगातार वहां पर है, जब से उपचुनाव की घोषणा हुई, नामांकन हुआ, सारा अभी तक। तो वहां पे जो जनता है ना, जितना आप आक्रोश दिखा रही है ना राज्य सरकार के लिए, घाटशिला में जिनका रहा है, रामदास सोरेन जी, ये सबका, जनता उनसे अमूमन खुश ही है। वो अभी भी चाह रही है कि जेएमएम ही आए, हम भाजपा को मौका नहीं देंगे। कुछ एक आध लोग मिले थे जो कह रहे थे कि नहीं, बदलाव की जरूरत है, लेकिन जो यूथ है ना निशा जी, जेएलकेएम को चाह रही है, जयराम को चाह रही है, उनके प्रत्याशी को चाह रही है। जो इंसान कहा कि भाई 1932 के खतियान को लेकर के, जो इंसान जो छात्रों पे राजनीति किया हो, जो इंसान बाहरी भीतरी का राजनीति किया हो, जयराम महतो जी के बारे में आप ही नहीं, पूरा ऐसा चर्चा परिचर्चा वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को वो भाई शेर साबित किए हैं। तो वो अपने आप को सर्वोपरि घोषित करने के लिए, उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने कहा कि इस भारत के संविधान का पुर्जा पुर्जा कर दूंगा। लेकिन वो इसी भारत के संविधान के तहत रहने वाले लोगों का भी तिरस्कार किए हैं कि कोई भी कहीं पे भी जाकर के ससम्मान रह सकता है, व्यापार कर सकता है। तो ये भी उनको पढ़ना चाहिए कि संविधान में कोई भी किसी भी जगह जा करके अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। किसी का हक और अधिकार छीन रहा है तो आप बात उठाइए। लेकिन आज ऐसा कौन सा राजनीति कर रहे हैं कि आप कहते हैं एक तरफ से बिहारी भगाओ और जाकर के बिहार में चुनाव लड़ते हैं, और वहां देख लीजिए कि वहां जाके खुदे माला पहन रहे हैं। तो इनसे ये पता चलता है, मानसिकता का पता चलता है। ये कुर्मी आंदोलन में उतरे, मुझे पार्टी से निकाले, ये पर्सनल खुंदक नहीं है। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। कुर्मी आंदोलन में आके अपना चेहरा चमकाते हैं, टूटल पैर रहता है, उसमें देख लीजिए स्लाइम भी चढ़ते हुए जाता है। इतना भावी और इतना मतलब अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं जो अभी से वो, कि हम आदिवासी बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो वो जो युवा लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, कभी वो मेरे साथ बोले कि सरना सलंबी के साथ वो निशा दीदी अपना समाज के साथ लड़ रही है, अभी जो सरना समाज को जो है धर्मांतरित ईसाई, जो कि कुछ लोग जो है जेल केम का तलवा चाटने वाले लोग कह रहे हैं कि निशा भगत का कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं। काम पे देखो ना, काम पे देखो, बात करो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को और युवा को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसका खुद का अस्तित्व का पता नहीं। जो झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जी को संवैधानिक पद पे रह करके इज्जत नहीं दे पाए, जो भगवान बिरसा मुंडा जी पे सवाल उठा दिए, वो ऐसा ऐसा विधायक जो कि एक सिर्फ कुर्मी पार्टी का रह गया। कोई विधायक एक कुर्मी का नहीं हो सकता है, एक्चुअली घाटशिला का होता है। इनका जो मुद्दा रहा है, राजा का है। बेटा राजा नहीं बनेगा, एक इस बार एक आदिवासी कम तबके का कह सकते हैं, बहुत आम जमीन से उठा हुआ बच्चा बनेगा, शिक्षित है इनका प्रत्याशी रामदास मुर्मू, आप जानती होंगी। तो इसको लेकर ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि भाई
लोग थक गए हैं, जेएमएम हो, भाजपा हो, थक गए हैं। देखिए जेएलएम को इस बार मौका देखिए देंगे। पूर्व मंत्री जी के लिए बहुत ही संवेदना है हमारे हृदय में। उन्होंने जितना हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में किया, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन जेएमएम का ये दोहरा नीति नहीं न चलेगा कि उनके पिताजी देख लीजिए, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहे। बेटा उनका अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी विधायक है, उनका एक भाई विधायक है, उनके भाई जो एक्सपायर कर गए उनकी पत्नी भी रही विधायक, जो कि इन लोगों ने उनको हटा दिया, बीजेपी चली गई। तो आप जिस परिवार में मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, उनका गांव का विकास, उनके पिताजी के जाने के बाद उनके गांव में अगर लाइट आई और सड़कें बनी है तो वो झारखंड का क्या विकास किए होंगे, जो अपने पिताजी का क्षेत्र को, और उनके पिताजी भी जब मुख्यमंत्री रहे तो अपना क्षेत्र को विकास नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को चुन करके जनता क्यों परिवारवाद को बढ़ावा दे? मतलब निशा भगत भी कहना चाह रही कि बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, वहां की जनता तय करे। हो सकता है कि जो वहां का जो काम करने वाला जो अच्छा हो। आपकी नजर में कौन है? मेरी नजर में मैं डिसाइड नहीं कर सकती। डिसाइड नहीं है, अमूमन मन में होगा ना कि हाँ, अगर मान लीजिए भाजपा नहीं, जेल के में है। आपको नहीं कह सकती कि कौन होगा, कौन आ सकता है। हमने डिसाइड किया और हमने हमारे समाज के लोगों ने जो विचारधारा बनाई है कि हमारे समाज में परिवर्तन लाना है, तो एक बार तो इस जो वर्तमान की सरकार है उसको हमें बताना पड़ेगा कि हमारे जो खेती हर जल जंगल जमीन पे जो नजर डालेगा, जो हमारी आत्मा को कचोटेगा, जो सरना कोड लागू नहीं होने दिया। अब देख लीजिए कि जो ईसाइयों का और मुसलमानों के फेवर में रहे हमारे समाज और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को खिलवाड़ करने वालों को, वो सह देने वालों को आज जो है ये घाटशिला में जवाब मिलेगा, पूर्णतः जवाब मिलेगा। लेकिन आपकी अपनी पर्सनल खुंदस नहीं बोलूंगी मैं, ये बोलूंगी पर्सनली आपका अपना एक ओपिनियन हो सकता है जयराम जी को लेकर या जयराम की पार्टी को लेकर, लेकिन वहां की जो जनता है ना, यूथ, उनसे जब मैंने बात किया तो उनका कहना है कि देखिए हम लोगों को कोई घर बंगलो गाड़ी ये सब नहीं चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था करो, एक अच्छे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था कीजिए, हॉस्पिटल्स की, मूसाबनी में हम गए वहाँ हॉस्पिटल्स तक नहीं है, 15-15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। अगर ये हो जाए, सड़कों का हाल बेहाली दिखा, कहीं कहीं पर नॉर्मल सड़कें जो मेन प्रॉपर जो सड़कें हैं, अगर गली कूचा में जाना पड़े तो एकदम मेरा उनसे पर्सनल खुंदक क्यों होगा? क्यों मेरी हो सकता है आप उस पार्टी से कभी रही हुई, मेरा रोटी बेटी को तो नहीं ले लिया है लोग कि हम ये करेंगे, लेकिन हमारे आदिवासी अस्मिता पे प्रहार किया है तो मैंने जवाब दिया है कि अगर आप बनना चाहते हैं आदिवासी तो आपको टीआरआई ने भी बोल दिया, आप पीएचडी होल्डर अपने आप को कहते हैं, आप जानते हैं कि भाई मुझे जब टिकट दे रहे हैं तो सुश्री लिख रहे हैं और मुझे बदनाम करने के लिए आप पीएचडी होल्डर जो श्रीमती दे रहे हैं, तो इससे आपकी घटिया मानसिकता की पता चलती है कि आप आदिवासी बच्चों के लिए क्या सोचते हैं। आपका घटिया मानसिकता ये पता चलता है कि आपके लोग, जेल कैंप के लोग जो है, जो बहन बेटी पे गाली देते हैं, जो गंदी बात करते हैं, जो संविधान के खिलाफ है, किसी को आप उकसाएंगे तो क्या किसी का मर्डर कर दीजिएगा? जो संविधान में नहीं है वो कह दीजिएगा? जो संविधान के खिलाफ जा रहा हो उसको सपोर्ट करने वाला एक अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक हमारे झारखंड को कैसे बचा सकता है? एक स्वार्थ की राजनीति करने वाला कैसे वो अपने आप को कह सकता है कि मैं जनता के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा हूं? तो ये दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। ये लोग ऐसा बोल देगा कि ये क्या कर लेगा, ये कौन उखाड़ लेगा? कोई संवैधानिक व्यक्ति जो है अपने जो कह रहे हैं कि निशा भगत जो है ये असंवैधानिक बात कर रही है, तो ये जो गाली गलौज का प्रकरण तो ये जेल कैंप का जो शुरू से रहा है, लक्षण रहा है। आप देख लीजिएगा कि दामोदर में लाल लाल कर देंगे बोल देता है लोग, कभी बोल देता है कि नेपाल बना देंगे। इन लोगों के लिए कोई आदमी क्या गजरा बुराई है? संविधान में सभी को धर्म की आजादी भी है, किसी जगह रहने का भी आजादी है, लेकिन किसी का अस्मिता को ठेस पहुंचाने की आजादी किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों में नहीं है। और इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। राजनीतिज्ञकारों ने, स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने आज के समय झारखंड की जनता को सिर्फ कठपुतली बना के रखा है। और निशा भगत कब तक आदिवासी नेत्री रहेंगी? किसी पार्टी की छत्र छाया में तो जाएंगी। देखिए, तो बीजेपी उम्मीद करें। मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। मुझे बाबा पंखराज जी के आदर्शों पे चलने का जो सुनहरा मौका मिला है, उन्होंने ही 1970 में जब
धर्मांतरण को लेकर के संसद में जो उन्होंने 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के जब गए थे, तब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनको सरासर नकार दिया और विदेशी धर्म को खुश करने के लिए उन्होंने आदिवासी अस्मिता को दरकिनार करते हुए अपने राजपाट का जब शासन को आगे बढ़ाया, तो वो भी तो 20 साल थे सांसद कांग्रेस में, क्या कर लिए? और क्या हमारे आदिवासी समुदाय के लोग क्या बीजेपी में, कांग्रेस में, जेएमएम में नहीं है? लेकिन क्या है कि लोग जो है भूल गए हैं, इनको मैं बताने का काम कर रही हूँ। और बाबा पंखराज जी ने ही केंद्रीय सरना समिति का जो गठन किया था, जो 1970 में, यही केंद्रीय सरना समिति में आज मैं काम कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है, चाहे उनकी बच्ची नहीं कर पाई, चाहे उनका परिवार नहीं कर पाया, चाहे समाज के उन अगुवाओं के द्वारा उनका सपना साकार न हो पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। ये निशा भगत की लड़ाई तो नहीं, हमेशा अकेले लड़ेंगे। हमारा समाज है। क्यों कल चतरा में क्या मैं अकेले गई थी क्या? यहाँ नहीं, वो लाखों तो की भीड़ ऑब्वियस जो बात है थी, कि आदिवासी समाज के तो लोग हमारा आएंगे। जो केंद्रीय सरना समिति में मैं अकेले थोड़ी हूँ क्या? गजब कर रही तो है बस आप। उसी में रहेंगे आपको आदिवासी क्या नेत्री। लगता है कि नहीं, हमें भी अच्छा लगेगा कि भाजपा नेत्री आप बता निशा दीजिए, भगत, जेएमएम की नेत्री जब निशा भगत, अगर आप एक हिंदू राष्ट्र की एक ऐसी वीरांगना है जो कि आज निकली है एक चौथे स्तंभ को आप स्थापित करने के लिए, तो आपने रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में सुना होगा आपने। वो जब साहस उठा, हिम्मत कर सकती है, एक माँ का रोल भी कर सकती है, एक चंडी का भी धारण कर सकती है अवतार। अरे भाई, ये प्रकृति पूजक है। मतलब अप्रोच करेगा तब भी नहीं जाएंगी, मतलब ठान के बैठी कि मैंने अकेले ठान लड़ना है। लिया है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल गए और फोन फान बहुत कुछ आ गया। आपको शायद जेल कैंप से निकलने का वो ठेस लगा हुआ है कि अब पार्टी में नहीं जाना, किसी में अकेले देखिए, लड़ना है। जेल कैंप की पहले भी मैंने कई पार्टियों में रह के देख लिया है, सबको टटोल लिया है मैंने कि किसके अपना पार्टी क्यों नहीं बनाती? इतने लोग आपके साथ खड़े इतने हैं। पैसे नहीं है हम लोगों के पास मैडम कि भाई 4 दिन जाएंगे कोयलारी में और जाकर के किसी को धमकाएंगे अरे और कोयलरी से कोई याद आया, बेटी अच्छा याद पेटी उठा दिलाई। करके दे देंगे तो नेता बन जाएंगे। ये नहीं करना है, प्रदीप हमें महतो जी को समाज की जानती बात हैं? करनी है। प्रदीप महतो जी को, जेल कैंप वाले। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। मैं अरे हाल झूठ फिलहाल क्यों में बोलूं? जेल कैंप उन्होंने छोड़ा है, कहा है कि भाई जयराम जी जब यादव, प्रदीप यादव जी को जानती नहीं, हूँ महतो जो थे, प्रदीप महतो हाँ थे। हाँ, जी जी। और उन्होंने अच्छा, कहा था कि बताइए। जब जयराम जी पॉलिटिक्स में आए थे, जब विधायक बने थे डुमरी से, तो उन्होंने जो राज्य सरकार है उसके विरुद्ध जा रहे थे। वर्तमान में राज्य सरकार के साथ जा रहे हैं। उनका आलोचना, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप वाला जो दौर था उन्होंने बंद कर दिया है। यही नहीं, कोयला के जो व्यवसायी हैं उनके साथ ज्यादा दिखते हैं, वो माइंस में ज्यादा दिखते हैं, इतर हटके कि भाई वो डुमरी के विधायक है, वहां जाना चाहिए उनको, आम लोगों से मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों को जानना चाहिए। व्यवसायियों के पास दिख देखिए, रहे इन हैं। लोगों के पास ना नीति है, ना एजेंडा है, ना इन लोगों के पास 10 लोगों के अलावा देखिएगा कि जो भीड़ आती है वो सिर्फ देखते हैं। भीड़ तो एक म्यूजियम में भी जाती है, भीड़ तो भाई हम लोग जानवर को देखने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वो भीड़ भीड़ ना कन्वर्ट नहीं कर सकते आप उसको वोट बैंक में। क्योंकि ये लोग देख लीजिए, जयराम महतो कहाँ से है, लड़े कहाँ से, और आज किसको कह रहे हैं कि कौन कहाँ से लड़ा। तो ये सब कोई थोड़ी एजेंडा है। ये सबसे बड़ा तो बड़ी बात है कि आपने आज तक किया क्या, कितनी शिक्षा व्यवस्था दी आपने सरकार में, कौन से समुदाय, कौन से समाज, अपने समाज कुर्मी समुदाय के अलावा, रेल टेका डैर चेका के अलावा कौन समाज के लिए आप खड़े हुए? निशा भगत अगर अपना समाज को बचाने के लिए झंडा प्रकरण में थी, तो मैं उस समय क्यों नहीं आए लोग, क्यों नहीं बोल दिए कि भाई मैं सरना समाज का अस्मिता का मान रखता हूं, मैं मेरे जेल कैंप जो है लड़ाई साथ में रहेगी? उन्होंने क्यों कह दिया कि भाई ये निशा भगत जी की लड़ाई, ये पार्टी की लड़ाई नहीं है? तो इसमें दोहरा राजनीति तो दिखता है, इन लोगों का जो घटिया मानसिकता है वो दिखता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। हम तो हर पार्टी में रह के संघर्ष करते रहे, देखते रहे कि कौन हमारी बात रखता है, कौन हमारी बात को समझेगा, कौन हमारी बात को सुनेगा, कौन हमारा मांग को पूरा करेगा, कौन सी एंटी एक्ट को प्रखरता से लागू करा सकता है। हमारे पास अभी भी पेपर्स रखे हुए हैं जो कि इस झारखंड राज्य के माननीय विधायक और मंत्रियों का जो है कि लेखा जोखा, मैंने पहले भी कहा था कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया हुआ लोग, बहुत जल्द कार्रवाई होगी इस पे। 15 नवंबर को आप लोगों के लिए कुछ कार्यक्रम अलग से है या राज्य सरकार के द्वारा जो किया जाएगा उसी में निशा भगत दिखेगी? देखिए, इस राज्य सरकार के साथ मैं शामिल होकर के कार्यक्रम करना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में आप देखिएगा, क्योंकि उनके वंशज जो है
आए थे हमारे पास में सुखराम मुंडा जी। अब देखिएगा कि उन्होंने कहा है कि हमने कई बार गुहार लगाई कि समाधि स्थल के पास हमें एक रूम दे दिया जाए ताकि हमारा परिवार यहाँ देख रेख कर सके। हमारे जो पुरखे हैं यहाँ, हमारा जो बाबा हैं, उनको हम अपने हिसाब से देखेंगे कि जो सेवा करना है हम करेंगे। तो उनको बात ना सुना गया। आप देखिए कि उन्हीं के घर में, आप खुटी में उनका संग्रहालय बनने वाला है, वहाँ पे नोटिस मिला था उनको कि घर खाली करने के लिए। तो हमारे समाज के लोग जो है सीओ के पास पहुँचे कि भाई उनका घर बनना चाहिए। और उसके बाद में उनको पूछा मैंने कि भाई सीएम साहब के पास आज तक नहीं गए? तो सब लोग आते हैं, प्रधानमंत्री से भी फोटो खिंचाए हैं, लेकिन हमारा घर तो कोई नहीं बना दे रहा है। तो ये देखिए हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जो सपना था, उसमें उनके जो वंशज हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। उनका गांव देख लीजिएगा, पूरा धर्मांतरण हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है, जो इस वेसायत के लिए वो लड़े थे, जिस आदर्श और जो विचार से लड़े थे, वो ये झारखंड सरकार इसमें विफल रही है। तो मैं सरकार के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो समाज के पुरखों के द्वारा जो चलता आ रहा रीति रिवाज, वही मैं शामिल होंगी। और हम मालूम है कि हमारा समाज जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, उनको उनके विचारों पे रह करके, उनके विचारों को आगे बढ़ाने को लेकर के एक संकल्प लेकर के, एक नया उलगुलान के साथ उनको याद किया जाएगा। घाटशिला के आदिवासियों के लिए, कुर्मियों के लिए, ओबीसी के लिए, विशेष समुदाय के लोगों के लिए, जो भी हैं, उनके लिए आखिरी अपील आप 11 तारीख के लिए क्या कहेंगी? कैसे चुने अपना भविष्य? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो अभी वर्तमान में झारखंड की स्थिति है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए, इसको किसने पूरा किया और किसने नहीं किया, ये पूरा जग जाहिर है। हमें एक नया उलगुलान करने की आवश्यकता है। हमें एक नया चिन्ह स्थापित करना होगा अपना अस्तित्व को बचाने के लिए। नहीं तो अगर आप अभी सचेत नहीं हुए, तो आने वाला समय में ये जो तरह तरह के दल के लोग हमें सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाते जाएंगे। और पेपर में हम सिर्फ और सिर्फ एक आदिवासी शेर के तौर पर रह जाएंगे और धरातल पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए समय है, आप जागिए, समझिए और एक नया उलगुलान करिए। 11 तारीख को हमारे झारखंड के लिए संवैधानिक तरीके से एक बड़ा दिन है, बड़ा पर्व है इस लोकतंत्र का। इस लोकतंत्र में अपना जो पावर है, ताकत है, आप किसने किससे क्या लिया, क्या किया, किस पार्टी में है, उसको भी आप ये मत सोचिए। अंतरात्मा से पूछिए कि आपको किसको पार्टी में या पार्टी से परे किसको देना होगा कि हमारे झारखंड हित के लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारा जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई प्रखरता से लड़ पाए। इतना ही कहूंगी। जय जोहार करूंगी, जय धर्मेश बोलूंगी, उलगुलान जारी रहेगा। तो ये थी निशा भगत, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया है और अंत में यही कहा है घाटशिला की जनता के लिए कि भाई 11 तारीख को आप जब निकले ना, तो दिलों और दिमाग को दोनों को एकदम कंट्रोल में रखें, अपने भविष्य के विषय में सोचें और तब जाकर ईवीएम में बटन चुने। किस बटन पर देना है वो आपकी सोच रहेगी, लेकिन अपने भविष्य के विषय में सोच कर ही दे। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।